हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का प्रश्न पत्र 1 जो हमारी यूपीएससी में सीएसई मेंस एग्जाम 2015 में आया हुआ है, उस प्रश्न पत्र 1 को देखते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश भी हम देख लेते हैं साथ में। इसमें 8 प्रश्न हैं। टोटल कितने प्रश्न हैं इसमें? 8 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में विभाजित हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। ठीक है, परीक्षार्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको कितने करने हैं? 8 में से 5 करने हैं आपको। प्रश्न संख्या 1 और में से प्रत्येक खंड में कम से कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 और 5 करेंगे तो 2 हो जाएंगे, और प्रत्येक खंड में से कम 1 कर लीजिए, तो आपके हो गए टोटल 5 क्वेश्चंस। प्रश्न अंक सामने दिए गए हैं, उनके जो अंक है रेस्पेक्टिव वो दिए हैं। प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम से प्रश्नों के उत्तर जो है उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है। बात समझ रहे हैं कि ये नहीं कि आप एग्जाम सेंटर में अपना मीडियम ऑफ लैंग्वेज चेंज कर देंगे, है ना। तो आपने प्रवेश पत्र में अगर हिंदी के लिए अप्लाई किया है तो हिंदी में ही आप जो है लिखेंगे अपने उत्तरों को, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर QCA पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। तो ये जो माध्यम है आपने हिंदी में चुना है चाहे उर्दू में चुना है, तो उसका जो निर्दिष्ट स्थान पर उसका उल्लेख भी कीजिए कि हमने हिंदी मीडियम से इस हिंदी माध्यम से इस क्वेश्चन पत्र को, इस प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। और लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेगा। अगर आपने हिंदी में लिखने को पहले कहा और अंग्रेजी में लिख दिया तो उस पर कोई अंक ही नहीं मिलेगा। प्रश्नों में शब्द सीमा जहां विनिर्दिष्ट है का अनुसरण किया जाना चाहिए। प्रश्नों की अगर किसी प्रश्न की शब्द सीमा 500 है तो उसमें 500 ही लिखने हैं, 200 है तो उसमें 200 ही लिखना है ना। 200 का मतलब 180 190 हो सकता है, 210 हो सकता है, लेकिन 200 का 300 नहीं हो सकता, 250 नहीं हो सकता। 10-20 का मार्जिन चलता है, 10-20 शब्दों का, 50 शब्दों का मार्जिन चलता है। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर की गणना क्रमानुसार की जाएगी। मतलब प्रश्नों के उत्तर की गणना जो है वो सीरियल वाइज शुरुआत से की जाएगी। यदि काटा नहीं हो तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी जहां वह उत्तर अंशतः दिया गया हो। अगर किसी ने प्रश्न आपने लिख दिया, उसके उत्तर को ऐसे लिख के काटा नहीं है, अगर नहीं करा तो उसकी गणना की जाएगी चाहे वो थोड़ा ही लिखा गया हो। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ प्रश्न उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगर कोई खाली प्रश्न आप छोड़ देते हैं किसी क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करने के लिए और आप लास्ट में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस खाली प्रश्न को आप ऐसे काट दीजिए, है ना। स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए। खाली जो पेज बचे बाद में उसको काट दीजिए क्रॉस लाइन से। यही जो डिटेल है वो आपका इंस्ट्रक्शंस जो है इंग्लिश में है। अब आप देख लीजिए खंड ए जो है सोशियोलॉजी प्रश्न पत्र का, खंड ए है, उसको हम देखते हैं समाजशास्त्र में। तो क्या है? राइट शॉर्ट आंसर, है ना। संक्षिप्त उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखने हैं। तो 150 से 180 हो जाए, 120 हो जाए, लेकिन 200 नहीं हो, 150 की ही कोशिश कीजिए। कि आप देखिए कि एक लाइन में 10 शब्द आ रहे हैं तो आपको 15 लाइनें लिखनी है। अगर एक लाइन में 10 शब्द आपके आ रहे हैं या 8 आ रहे हैं तो उस हिसाब से आप 15 या 12 लाइनें लिखिए या 16-17 लाइनें लिख दीजिए। क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है? जैसे कि काम्टे ने समाजशास्त्र को एज अ विज्ञान के रूप में डेवलप करने की प्रयास किया, है ना। उसने विज्ञान के उपागमों का यूज करके समाजशास्त्र को डिस्क्राइब करने की कोशिश की और वो कुछ हद तक सफल भी हुआ, जिसमें उसने 3 तरीके के चरणवादी समाजशास्त्र की डिस्कस की, है ना, जो हमने लेक्चरों में पढ़ा हुआ है। और अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। तो अगर क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है तो अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। और ये पहले तो आप बताएंगे कि हाँ समाजशास्त्र विज्ञान है, ऐसा ऐसा है, क्योंकि हम इसमें प्रत्यक्षवादी विचारधारा रखते हैं और समक्ष जो भी हमें प्रूफ मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, प्रत्यक्ष मिलते हैं, उनको स्पष्ट रूप से उनके तथ्यों का आकलन करके ही हम समाज शास्त्र को एक विज्ञान की तरह, विज्ञान की शाखा के रूप में पढ़ सकते हैं। ये आप लिखेंगे। अब उत्तर के पक्ष में कारण
पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, 10 पॉइंट तक आप लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पॉइंट ये हो गए और 5 लाइनों में आपने इसकी परिभाषा लिख दी, तो 5 10 15, 15 दशमलव 150 क्वेश्चन हो गया, 150 वर्ड्स हो गए। अब अगला क्वेश्चन है, समाज के अध्ययन में समाज के अध्ययन में ऐतिहासिक विधि की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो समाज का अगर हम अध्ययन करते हैं, अपने जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसका अगर अध्ययन करें, तो ऐतिहासिक विधि क्या थी की प्रासंगिकता, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, डिस्कस द रेलेवेंस, क्या रेलेवेंस है हमारा हिस्टोरिकल मेथड इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो क्या रेलेवेंस है हिस्टोरिकल मेथड का, अगर हम अपने समाज का जो अध्ययन है वो उसकी ऐतिहासिक विधि पर करें कि हमारा समाज पहले ऐसे था, मतलब कि हम ऐसा कहें कि मध्यकालीन भारत में हमारा समाज इस प्रकार का था, और आधुनिक काल में जब ब्रिटिश आए और उसके बाद राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का समाप्ति करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने और ब्रिटिश ने जो है हमारे किसानों को अति शोषण किया है ना, तो ये ऐतिहासिक विधि हुई। तो हमने समाज का अध्ययन किया कि हमारा समाज ऐसा रहा था और ऐसा हो गया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ। तो इस प्रकार का जो अध्ययन है, तो उसकी विवेचना हमें करनी है कि समाज के अध्ययन में ऐतिहासिक विधि की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चरों मतलब कि वेरिएबल्स मतलब कि जो चीजें बदलती रहें, जैसे हम कहते हैं क्वेश्चंस में कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं जो कि बदलते रहते हैं, और a और b क्या है, स्थिरांक है, नियतांक है। तो चरों वेरिएबल्स से आप क्या समझते हैं, जो चीजें बदलती रहती हैं उनसे आप क्या समझते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान, जो प्रैक्टिकली रिसर्च होता है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसे कहते हैं, में उनकी भूमिका की विवेचना कीजिए, है ना। जो वेरिएबल्स हैं उनसे आप क्या समझते हैं, और प्रयोगात्मक अनुसंधान जो है में उनकी भूमिका की विवेचना कीजिए। जैसे कि वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं हमारे समय में, है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में उनकी, जैसे हम अगर कहें कि हमें जनसंख्या बढ़ने पर हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या के बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर, भाई जनसंख्या क्या है, ये वेरिएबल हो गई ना, ये जो बढ़ रही है समय के साथ, तो ये वेरिएबल हो गई। और इसके बढ़ने पर हमारा जो स्वास्थ्य का कार्य प्रणाली है, स्वास्थ्य देखभाल की जो कार्य प्रणाली है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। अगर हम इसका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करें कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कर्मचारियों में उनकी एफिशिएंसी में कमी आई है, तो इस रिसर्च को हम वेरिएबल्स के रूप में ले सकते हैं कि क्या क्या बढ़ा है या क्या क्या घटा है ना। संसाधनों की कमी हुई है तो संसाधन भी क्या है, वेरिएबल्स है। जनसंख्या क्या है, वेरिएबल्स है जो कि बढ़ी है ना। भूमि क्या है, वेरिएबल है, जो कि पहले इतनी भूमि थी अब कम होती जा रही है, उस पर जनसंख्या बसती जा रही है ना। तो ये वेरिएबल से आप क्या समझते हैं, यही समझते हैं। और प्रयोगात्मक अनुसंधान में उनकी भूमिका की विवेचना कीजिए, तो हमने कर दी। इस तरीके से हम पहले तो एक पैराग्राफ में उसको बताएंगे और उनकी भूमिका की विवेचना हम 10 पॉइंट्स में कर देंगे। इस तरीके का हमारा उत्तर होना चाहिए। अब डी क्वेश्चन देख लेते हैं इस खंड में। तर्क संगत प्रभाविता, लेजिटिमेट डोमिनेशन। प्रभाविता का मतलब हम किसी पर प्रभाव छोड़ रहे हैं, मतलब हम किसी को डोमिनेट कर रहे हैं। तर्क संगत होनी चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए, मतलब लीगल तरीके से तर्क संगत हो, लॉजिकल हो। तो लॉजिकल तर्क संगत प्रभाविता के प्रारूपों के मतलब उनके प्रारूपों के विश्लेषण में एनालिसिस में वेबर ने किन संकल्पनाओं का उपयोग किया। तो वेबर ने किन संकल्पनाओं का उपयोग किया था, ये हम देखेंगे। तर्क संगत प्रभाविता, है ना। वेबर ने कुछ प्रारूप जो है संकल्पनाएं ली थी कि ऐसा है समाज, ऐसा है ना, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको हमें देखना पड़ेगा। फिर ई क्वेश्चन क्या है, कोई भी समाज ना तो पूर्णतया खुला हो सकता है, कोई भी समाज है जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो समाज हमारा है ना, कोई भी समाज ना तो पूर्णतया खुला हो सकता है और ना ही पूर्णतया बंद हो सकता है। पूर्णतया खुला होने का मतलब हम सब कुछ तो समाज में ओपन नहीं कर देते हैं कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, है ना।
सभी जो मनुष्य हैं, सभी जो मानव है, सभी जो आदमी है, ये तो नहीं बता देते कि हम इतने इतने दिन दारू पीते हैं, इतने दिन ये करते हैं। तो पूर्णतया खुला भी नहीं होता है और ना ही पूर्णतया बंद होता है। ये भी नहीं कि वो किसी को कुछ नहीं बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, यार मैंने आज इतना किया, आज इतनी ली है ना। या औरतें जो हैं पूर्णतया सभी अपने परिवार को तो कुछ नहीं बताती हैं, सब कुछ तो नहीं बताती कि आज मैं यहाँ टहले जाके आज इतना मेकअप में खर्चा किया, लेकिन अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बताती हैं। तो कोई भी समाज ना तो पूर्णतया खुला हो सकता है और ना ही पूर्णतया बंद हो सकता है। मतलब कि जैसे कि अब टाटा है, टाटा जी हैं, इनकी पॉजिटिव में देख लें तो इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की व्यवस्था 500 टन, इतने टन सब की। तो ये बताते हैं कि हाँ हमारी इतना प्रॉफिट है ना, ऐसा करके कुछ। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हमने सरकार से इतना फायदा भी लिया। जैसे अडानी अंबानी हैं, तो उन्होंने इतना टन ऑक्सीजन दी सरकार को, सरकार की मदद की इस कोरोना पीरियड में। लेकिन ये नहीं ओपनली बताया कि हमने देखिए ये लॉ चेंज करवा लिए, कृषि कानूनों का बदलाव करवा लिया, इससे हम जो है सरकार से, अगर हमने सरकार को 100 करोड़ का सरकार को हमने फायदा पहुंचाया है, तो हमने उनसे 1000 करोड़ के विधि विधान चेंज करवा के खुद का प्रॉफिट करवा लिया है। तो ये चीजें वो नहीं बताते हैं ना। तो पूर्णतया ना तो खुला है समाज और ना ही पूर्णतया बंद है ना। अब सरकार जो है डिफेंस पर खर्चा करती है 1 अरब करोड़ है, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, 90,000 करोड़। तो कुछ खर्च करती है और कुछ नहीं खर्च करती है। तो जो खर्च करती है वो तो खुला खुला बताती है कि यार हमने इतने रफाल मंगाए, इतना ये मंगाया। और जो नहीं खर्च कर पाती है वो नहीं बताती है। तो कोई भी समाज, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ग्रुप, कोई भी समाज की संस्था ना तो पूर्णतया वो खुला होता है और ना ही पूर्णतया बंद हो सकता है। इसको चार चार पॉइंट्स में हम विवेचना कर देंगे इसकी। अगला देखते हैं क्वेश्चन 2 में पार्ट है 3। समझ हम सबको लेंगे और अटेम्प्ट क्या करना है ये आप ही डिसाइड करिए। पूंजीवाद के विकास में, पूंजीवाद जो था कैपिटलिज्म था, कैपिटलिज्म था जहां पे लोग सोचते थे कि पूंजी का एकत्रीकरण हो, हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके लोगों को बेचें और हम प्रॉफिट कमाएं, है ना। उस प्रॉफिट को हम एकत्र करें और फिर नई कंपनी नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालें। ये है पूंजीवाद। तो पूंजीवाद के विकास में कैल्विनीय नीतिवाद की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब कैल्विनीय नीतिवाद क्या है? कैल्विनिस्ट इथिक, इथिक का मतलब हमें कोई भी काम इथिकल वे में करना चाहिए, नीति स्वरूप करना चाहिए, हमारी नीतियां सही होनी चाहिए ना। तो कैल्विनीय नीतिवाद क्या है, कैल्विनिस्ट नीतिवाद क्या है इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, इसको हम देखेंगे और इसी के अनुसार हम 150 शब्दों में इसका अटेम्प्ट करेंगे। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता एवं मूल्य निरपेक्षता के अनुरक्षण की समस्याओं का परीक्षण कीजिए। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, है ना, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, सोशल साइंस रिसर्च, जो भी सोशल साइंस है हमारा, जो सामाजिक विज्ञान, उसके अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए एवं मूल्य निरपेक्षता, वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, है ना। तो इनके के अनुरक्षण की समस्याओं का, है ना, अनुरक्षण मतलब इनको मेंटेन करने की समस्याओं का परीक्षण कीजिए। कोई भी अगर हम सोशल साइंस का रिसर्च करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी जो है और जो वैल्यू न्यूट्रलिटी है ना, किसी मूल्य की निरपेक्षता हमें करनी है, उसको जो संरक्षित करना है उसका हमें परीक्षण करना है कि क्या है। तो हम पहले तो कोई ना कोई किसी भी समाज का अगर हम अनुसंधान करते हैं, किसी भी सामाजिक विज्ञान का कि ऐसा क्यों हुआ, तो कुछ तो हम ऑब्जेक्ट्स लेके चलते हैं और कुछ वैल्यू न्यूट्रलिटी लेते चलते हैं कि हम इस चीज में न्यूट्रल रहेंगे, है ना। अब देख लेते हैं, स्व और समाज जुड़वा होते हैं। स्व मतलब हम जो सेल्फ हैं और समाज या ट्वाइन ब्रदर्स, जैसा हम होते हैं वैसा ही हमारा समाज बनता चला जाता है। इस तथ्य का मतलब, इस कथन का मतलब यही है। एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ मीड, मीड जो थे ये विचारक थे, इनके इस कथन का परीक्षण कीजिए। अब ये हम अपने शब्दों में अपने विचारों के तहत करेंगे कि स्व और समाज जुड़वा होते हैं, मतलब कि जो हम सेल्फ हैं, जो हम स्वयं हैं और जो हमारा समाज है वो सेम होता है। तो इस प्रकार ये लेक्चर यहीं पे समाप्त है। अगले में हम अन्य क्वेश्चंस को देखेंगे।